Hello students, how are you all? I hope you all are fine. I am Sharandeep Kaur and today we are going to start a new chapter of chemistry, chapter number 13, hydrocarbons. बेटा आपको याद होगा जब हमने 12th चैप्टर किया था है ना, उस चैप्टर में सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में था है ना। एंड ये बताओ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से कंपाउंड्स की हम स्टडी करते हैं। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन प्रेजेंट हो, हाइड्रोजन प्रेजेंट हो एंड ऑक्सीजन हो, या फिर इनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। और इन सभी को, उस कंपाउंड को जिनके बारे में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है, दैट इज हाइड्रोकार्बन्स। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो इस चैप्टर में है ना, वो हमने 12th चैप्टर में कर चुके हैं, ठीक है, वो हमने कर ली हैं। लेकिन उसका थोड़ा सा हम ये बोल सकते हैं कि एडवांस है ना, जो केमिकल रिएक्शंस होंगी कैसे होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़नी है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं एंड उनको पढ़ने की ज़रूरत क्यों है, ठीक है बच्चों। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन, देखो हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, कार्बन का मतलब कार्बन, ठीक है। ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन तो हो, साथ ही में और क्या हो, इनके डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। मान लो हाइड्रोजन की जगह पे कुछ और लगाओ है ना, ऑक्सीजन लगाओ, नाइट्रोजन लगाओ, ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरी में ही उनको लिया जाता है। समझ में आया। एंड हमने पहले किया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सबसे पहले ये माना जाता था, जब हमने हिस्ट्री की थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, याद है ना, हमने क्या माना था कि ये ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं ये लिविंग थिंग्स से बनते हैं, ठीक है। वी गेट दीज फ्रॉम लिविंग थिंग्स। लेकिन बाद में हमें पता चला कि ये नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकती हैं, मतलब हम इनको लेबोरेटरीज में भी बना सकते हैं। हमने लैब्स में भी इनको बनाया था। आप बता सकते हो जो फर्स्ट हमारा कंपाउंड था जिनको लेबोरेटरीज में बनाया गया था, वो कौन सा था, कौन सा था बच्चों? दैट इज यूराइन, ठीक है, दैट इज यूराइन, ठीक है बच्चों। ये था जो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब्स में बनाया था, ठीक है। अब देखो बेटा, एप्लीकेशंस देखते हैं डेली लाइफ में कि डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, मतलब हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्यों ज़रूरत है पढ़ने की, बिकॉज इनकी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस होती हैं, मतलब डेली लाइफ में हम इनका काफ़ी यूज़ करते हैं। तो देखो, एज अ फ्यूल सबसे पहले हम देखते हैं, एज अ फ्यूल इनका यूज़ किया जाता है। जैसे बेटा एलपीजी है, एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। सीएनजी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। और क्या है, एलएनजी है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ठीक है, ये कंप्रेस्ड है, ये लिक्विफाइड है, ठीक है। फिर है गैसोलीन, डीजल, कैरोसिन, इन सभी फ्यूल्स का हम यूज़ करते हैं ना डेली लाइफ में। तो ये सभी चीज़ें जो है ना, वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, दैट आर हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो एलपीजी के देखो, एलपीजी के फॉर्मूलेज क्या होते हैं, C3H8, C4H10, कार्बन चेन्स मतलब C2 से लेके C5 तक सारी कार्बन चेन्स में एलपीजी आता है, ठीक है। फिर आती है सीएनजी। सीएनजी में कौन कौन सी गैसेस होती हैं बेटा, मीथेन होती है CH4, इथेन होती है, प्रोपेन होती है, ठीक है। एंड हैवियर हाइड्रोकार्बन का ये क्या होती है, मिक्सचर होती है, ठीक है। एलएनजी में मीथेन होती है, ठीक है, एलएनजी में मीथेन होती है, मतलब क्या किया गया है, ये जो कंप्रेस्ड गैस थी ना उसको लिक्विफाई कर लिया, ठीक है, लिक्विफाई कर लिया। अब हमारे पास क्या है, गैसोलीन, गैसोलीन, डीजल, कैरोसिन, इनके भी फार्मूलाज आपको गिवन है। ये सारे क्या हैं बेटा, हाइड्रोकार्बन्स ही हैं, ठीक है। और कहाँ पे यूज़ करते हैं बेटा हम, पॉलीमर्स में। ये बेटा थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ये क्या है, पॉलीमर्स है, ठीक है, पॉलीमर्स में इनका यूज़ किया जाता है। पॉलीमर्स जैसे पॉलीथीन होता है ना, पॉलीथीन है ना, आजकल तो वैसे उसको बैन किया गया है, लेकिन हम जैसे लोग अभी भी उनको यूज़ करते ही हैं, ठीक है। पॉलीथीन होता है, पॉलीथीन जो है वो भी क्या है, एक तरह का पॉलीमर है। पॉली का क्या मतलब होता है बेटा, पॉली का मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब काफ़ी ज़्यादा अमाउंट, या फिर हम काफ़ी ज़्यादा नंबर्स भी ले सकते हैं। मर का क्या मतलब होता है, यूनिट, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि एक जैसे यूनिट को बार बार रिपीट करके, रिपीटिंग यूनिट भी लिख सकते हो इसको,
ठीक है। रिपीटिंग यूनिट, एक ही यूनिट को बार बार रिपीट करके एक कंपाउंड बनता है, दैट कंपाउंड इज नोन एज पॉलीमर। तो कितने नंबर होंगे, कितने बार हम उसको रिपीट करेंगे, दैट इज पॉली। समझ में आया। इसके बाद है हमारे पास पॉलीप्रोपाइलीन, रबर्स जो होती हैं, है ना, रबर्स जो हैं ये भी एक तरह का क्या है, पॉलीमर ही है। पॉलीस्टाइरीन, ठीक है, ये सारी चीज़ें बेटा क्या हैं, हमारे हाइड्रोकार्बन्स ही होते हैं जिनका हम डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम इनकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि कितने तरह के होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, सबसे पहले बेटा हम दो तरीके से इनको डिवाइड करेंगे, एक तो असाइक्लिक एंड एक क्या देखेंगे, क्लोज्ड चेन्स या फिर साइक्लिक। ठीक है, मतलब एक तो ओपन चेन होंगे जिनमें कोई साइकिल नहीं बना, मतलब लीनियर चेन बनी हुई है। ठीक है, एक होंगे क्लोज्ड चेन, मतलब जिसमें जैसे मान लो हम बेंजीन लें, दिस इज क्लोज्ड चेन, क्लोज्ड है ये, है ना। साइक्लोहेक्सेन ले लो, ये भी तो क्लोज्ड है ना। तो एक तो हमारे पास कौन सी कैटेगरी आ जाएगी जिसमें ओपन चेन है, एंड एक कौन सी आ जाएगी, क्लोज चेन वाली। अब इसके बाद देखो हम बात करते हैं, ओपन चेन वाले को असाइक्लिक या फिर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी बोला जाता है। ठीक है, एंड साइक्लिक वाले को कार्बोसाइकल्स भी बोला जाता है। ठीक है, देन एलिफेटिक जो होते हैं ये भी अगेन तीन पार्ट्स में डिवाइड है, एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। ये हमने 12th चैप्टर में कर रखा है तो इसको मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी, सिर्फ ये देख लो। एल्केन्स जो हैं इसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, एल्कीन्स जो हैं उसमें डबल बॉन्ड होते हैं, एंड एल्काइन्स में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। जो एल्केन्स होते हैं इसको सैचुरेटेड बोला जाता है, एल्कीन्स एंड एल्काइन्स दोनों को अनसैचुरेटेड बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं कार्बोसाइक्लिक। ये सारा बेटा क्लासिफिकेशन जो है ये हम करके आए हैं 12th चैप्टर में। ठीक है, एलिसाइक्लिक जो होंगे, है ना, या फिर इनको हम एलिसाइक्लिक बोल सकते हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स बोल सकते हैं, है ना, या फिर कार्बोसाइक्लिक्स बोल सकते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं, एक तो एलिसाइक्लिक, एक एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक का क्या मतलब कि जिसमें क्या होंगे, जो क्या होंगे बेटा, साइक्लोएल्कीन्स, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी ना, बेंजीन हो गई, है ना, या फिर हम बोल सकते हैं कि साइक्लोहेक्सेन हो गए, मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड है। या फिर ये मान लो कि हमारे पास एक बेंजीन जैसे साइक्लोहेक्सेन है लेकिन उसमें हमने क्या कर दिया, एक डबल बॉन्ड बना दिया, ये क्या बन गया, साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, साइक्लोहेक्सीन। या फिर हमने क्या बना दिया, उसमें ट्रिपल बॉन्ड तो बनता नहीं है एक्चुअली इसमें, तो क्या होगा, जिसमें साइक्लोएल्काइन, साइक्लोएल्कीन, साइक्लोएल्कीन्स आ जाएंगे, दैट आर नोन एज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, देन आते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक जैसे बेंजीन, एरोमेटिक की ना बेटा काफ़ी सारी कंडीशंस होती हैं। ये कंडीशंस हम जब एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे ना उनमें बताऊंगी कि एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं। चलो बेटा, अब देखो हमारे पास क्या है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स एंड क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स है। ठीक है, इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं बस एक बार। देखो जो ओपन चेन है इसकी एग्जांपल कौन कौन सी है, हमारे पास मीथेन, इथेन, है ना। इसके बाद आ जाते हैं एल्केन। एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड वाले। देखो बेटा इनका जनरल फॉर्मूला याद कर लो, बाकी सारा आपको याद हो जाएगा। इनका होता है, एल्केन्स का सिंगल बॉन्ड वालों का होता है CnH2n+2, डबल बॉन्ड वालों का होता है CnH2n, ट्रिपल वाले का होता है CnH2n-2। ठीक है, अब ये देखो कि अगर हमने इनको बनाना है, मान लो हम क्या फॉर्मूला लेके चल रहे हैं, CnH2n-2 लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये हम लेके चल रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, हाँ जी रजी, देखो हमारे पास क्या है, CnH2n-2 है। ठीक है, अब अगर हम इसमें क्या करेंगे, n की वैल्यू 3 पुट कर दो। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो n को 3 पुट करेंगे तो C तो 3 हो जाएंगे, यहाँ पे H कितने हो जाएंगे, 3 × 2 = 6 - 2 4। ठीक है, अब C3H4 का हम क्या बनाते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं। C3H4 को हम लिखेंगे कैसे, कार्बन कितने हैं, 3। अब हमें पता है अल्काइन का फॉर्मूला है, तो एक तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे बना लो, यहाँ पे बना लो, एक ही बात है। ठीक है, H कितने हैं, अब देखो सेंटर वाली जो कार्बन है, ये वाली जो कार्बन है, इसके चारों बॉन्ड पूरे हैं, 1 2 3 4, सारे बॉन्ड पूरे हैं। चलो, अब इस कार्बन के 3 बॉन्ड है, एक चाहिए, एक के साथ हाइड्रोजन लगा दी। इसका एक है, इसको 3 हाइड्रोजन चाहिए, इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगा दी, ये हमारा अल्काइन का फॉर्मूला बन गया। ठीक है बेटा, इस तरह से हम क्या है, फॉर्मूलाज बना सकते हैं। फॉर्मूलाज आ गए तो उनके स्ट्रक्चर्स भी बन जाएंगी।
ठीक है बच्चों। इसके बाद है एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक देखो हमारे पास कौन कौन से, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, देखो कौन कौन से, ये वाला, ठीक है, और कौन से, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, इनके सारी साइड कार्बन्स लगे हैं एंड साथ में दो दो हाइड्रोजन हर किसी के, ठीक है बच्चों। एंड एरोमेटिक, एरोमेटिक के सबसे अच्छी एग्जांपल बेटा बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन है। अगर इसके बाद ना बेटा हम ये करेंगे, थोड़ा सा टाइम रुक के हम ये करेंगे कि एरोमेटिक की कंडीशन कौन सी होती है। बस एक बार याद रख लो कि एरोमेटिक की कुछ कंडीशंस होती है, फिर ही वो एरोमेटिक बनता है। एंड बेंजीन एग्जांपल है एरोमेटिक की, ठीक है। इनकी कंडीशंस हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलो बेटा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एल्केन्स को थोड़ा और क्लासीफाई किया गया है। एल्केन्स को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, ठीक है। एंड इनको पैराफिन भी बोला जाता है बिकॉज इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, ठीक है। पैराफिन्स बहुत कम रिएक्टिव होते हैं तो इनको पैराफिन बोला जाता है। अब देखो इनका नोमेनक्लेचर एंड इनकी आइसोमेरिज्म। नोमेनक्लेचर क्या है, कैसे हम नेमिंग करते हैं नोमेनक्लेचर को, तो बेटा बहुत अच्छे से हमने 12th चैप्टर में किया था, है ना। तो एक बार मैंने इन स्लाइड्स को क्यों इंसर्ट किया है बेटा, ताकि आपको पता चल सके कि इस चैप्टर में है क्या, एंड एक तरह से हमारी 12th चैप्टर की रिवीजन भी हो जाए। तो जो भी इनके नोमेनक्लेचर हैं इनकी सारी की नेमिंग आपको दोबारा से करनी है, ठीक है। इसके बाद आते हैं बेटा हमारे पास नेक्स्ट कंपाउंड्स कौन कौन से हैं, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, ठीक है बेटा। इन सभी के IUPAC नेम आपको लर्न करने हैं। अगर तो आपको कॉमन नेम आते हैं तो वेरी गुड, ठीक है। अगर नहीं आते ना तो IUPAC नेम्स पे फोकस करो। IUPAC नेम्स तो हमने लर्न करने ही करने हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद कुछ और कंपाउंड्स हैं, ठीक है बेटा। इन सभी को आपने एक बारी रीड करना है। एंड इसके बाद ना बेटा मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं जिनके आंसर इसमें नहीं है। इसको हमने नोमेनक्लेचर तो बहुत अच्छे से 12th चैप्टर में किया था, ऑनलाइन क्लासेस में किया था। तो आपने क्या करना है, इन सभी की प्रैक्टिस करनी है, नेम लिख के इनके मुझे सेंड करने हैं, ठीक है बच्चों। ये भी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एंड इसके बाद आती है स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन। एल्केन की स्ट्रक्चर कैसे होती है, ठीक है। वैसे ये भी हमने कर रखी है, ठीक है। कहाँ में की थी आपको याद है, हमने जब हाइब्रिडाइजेशन की थी, है ना, 4th चैप्टर में, तब हमने ये किया था। चलो देख लेते हैं एक बार मीथेन की स्ट्रक्चर, CH4 की स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे। कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, ठीक है। इसकी अगर हम हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे तो क्या होता है 1s2 2s2 2p2, ये होती है ना इसकी पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो हमने 2s2 एंड 2p2 लेना है, मतलब हमने 1s को कंसीडर नहीं करना, इनर ऑर्बिटल्स को कंसीडर नहीं करते हैं, ओनली आउटर मोस्ट को या फिर वैलेंस को कंसीडर करते हैं। तो इनको कुछ इस तरह से बनाएंगे 1 2, ठीक है। अब हमने कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लगानी है। यहाँ पे ओनली 2 अनपेयर्ड है, 4 चाहिए। हम इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। क्या बन जाएगा 1, सभी ऑर्बिटल्स के पास एक एक इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी हाइड्रोजन लग गया, यहाँ पे हाइड्रोजन लग गया, यहाँ पे हाइड्रोजन लग गया, यहाँ पे हाइड्रोजन लग गया, ठीक है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गई, sp3। एंड जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो स्ट्रक्चर कैसी होती है बेटा, कुछ इस तरह से टेट्राहेड्रल, ठीक है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी। तो कैसी होगी, मान लो हमारे पास यहाँ पे कार्बन है इस तरह से, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, CH4 की मीथेन की स्ट्रक्चर। फिर आती है बेटा कन्फर्मेशन। जो मेन टॉपिक है ना बेटा, जो मेन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है कन्फर्मेशन से, बिकॉज इसके पहले वाली सारी चीज़ों से आप क्या यूज टू आपने वो की हुई हैं। कन्फर्मेशन आपके लिए न्यू टॉपिक है, ठीक है। कन्फर्मेशंस क्या होती है, पहले ये देखो कन्फर्मेशन का क्या मतलब है, ठीक है। पहले आप देखो कन्फर्मर्स क्या होते हैं, स्पेशियल अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स विच अराइज ड्यू टू द रोटेशन अराउंड अ सिंगल बॉन्ड, ठीक है बेटा। क्या बोल रहे हैं कि देखो कन्फर्मर्स एक तरह के, देखो बेटा आपको आइसोमर्स पता है ना, आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन जिनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, डिफरेंट होती है, दैट आर आइसोमर्स। तो कन्फर्मर्स भी एक तरह के आइसोमर्स होते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है,
ये जो आइसोमर्स होते हैं ना, इनमें सिर्फ रोटेशन का फ़र्क होता है, ठीक है, रोटेशन का फ़र्क होता है। मतलब एक सिंगल बॉन्ड के अराउंड उनकी रोटेशन में क्या होती हैं, स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाती हैं, उनको बोलते हैं कन्फर्मर्स या फिर रेटोमर्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब कन्फर्मेशन कौन कौन सी होती हैं? जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होती है ना किसी भी कन्फर्मर की, उसको कन्फर्मेशन बोला जाता है। जैसे इथेन है, ठीक है, इथेन की अगर हम बात करें, इथेन में क्या है, इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6, ठीक है, जनरल फार्मूला। इसके दो तरह की कन्फर्मेशंस होती हैं, एक तो होती है बेटा स्टैगर्ड, एक होती है एक्लिप्स्ड, ठीक है, एक होती है स्टैगर्ड, एक होती है एक्लिप्स्ड। अब आपको बेटा कन्फर्मर्स अगर नहीं समझ आया है ना तो डोंट वरी, मैं एग्जांपल दूंगी ना तब समझ आएंगे। हम इथेन की एग्जांपल ही ले रहे हैं, इससे ही आपको क्या है कन्फर्मर्स के बारे में पता चलेगा, ठीक है। कन्फर्मर्स इथेन के देखते हैं, दो तरह के कन्फर्मर्स हैं, स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स्ड। क्या मतलब है एक्लिप्स्ड का, क्या मतलब है स्टैगर्ड का, देखते हैं बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा, इनकी ना एक प्रोजेक्शन है, 100 हॉर्स प्रोजेक्शन अलोंग द एक्सिस। देखो होता क्या है, देखो बेटा, कन्फर्मेशंस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो कन्फर्मेशंस इथेन के बारे में पढ़ रहे हैं। इथेन की 100 हॉर्स प्रोजेक्शन देखते हैं पहले तो। ये 100 हॉर्स प्रोजेक्शन है। 100 हॉर्स प्रोजेक्शन का क्या मतलब, देखो बेटा, हम क्या है इथेन को इस तरह से लिखते हैं, H H H, 3 H क्या है यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। ये जो कन्फर्मेशन आपको दिखाई हुई है ना, दैट इज स्टैगर्ड प्रोजेक्शन। ये स्टैगर्ड है, देखो दो तरह की, सॉरी 100 हॉर्स है। स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स्ड के बारे में बाद में देखते हैं, पहले ये 100 हॉर्स प्रोजेक्शन है, ठीक है। 100 हॉर्स प्रोजेक्शन है, इसमें क्या हुआ, कार्बन्स को गायब कर दिया, ठीक है। लेकिन ये जो वर्टेक्स इन्होंने लगा दिए ना, दैट इज कार्बन, ठीक है। मतलब हम क्या करते हैं, हम इस तरह से, ये बॉन्ड है, ठीक है, बॉन्ड है, ये जो इसका एंड है ना, ये क्या डिनोट कर रहा है, यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है लेकिन मैं दिखा नहीं रहा, ठीक है, मैं दिखा नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे क्या है, कार्बन लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 हाइड्रोजन्स है। ये जो तीनों हाइड्रोजन्स है ना बेटा, ये किस मैनर में अरेंज्ड है, ठीक है। ये 3D स्ट्रक्चर होती है बेटा, स्पेस की स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर है। इस 3D स्ट्रक्चर, ये तीनों हाइड्रोजन या कार्बन के साथ जो भी 3 ग्रुप्स लगे होंगे वो किस तरह से अरेंज्ड हैं, उसको हम बोलते हैं स्कैटर्ड या एक्लिप्स्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दिया, एक बॉन्ड हमने यहाँ पे लगा दिया, उसी तरह से एक बॉन्ड इस एक्सिस में, ठीक है। फिर दूसरा बॉन्ड इस एक्सिस में, इसका भी बॉन्ड इस एक्सिस में, तीसरा बॉन्ड एक्सिस में, इसका भी तीसरा बॉन्ड इस एक्सिस में। जब दोनों क्या हैं, एक जैसे ही, दोनों कार्बन्स पे एक जैसे ही प्रोजेक्शन हो रही हो, एक जैसे ही क्या है बॉन्ड्स एक साइड ही लगे हों, उसको हम बोलते हैं एक्लिप्स्ड, ठीक है। लेकिन अगर क्या है, बॉन्ड बना दिया, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने इस साइड लगाई, लेकिन यहाँ पे इसके उल्टी डायरेक्शन में यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, बॉन्ड। बाकी दोनों बॉन्ड्स क्या हैं, यहाँ पे नीचे हैं दोनों बॉन्ड्स, यहाँ पे दोनों बॉन्ड्स क्या हैं, ऊपर लगे हुए हैं। तो इसको क्या कर दिया हमने, बिल्कुल उल्ट बना दिया। इसको ना थोड़ा सा इधर बना लो बेटा, ठीक है, ताकि एक लाइन ही ना लगे। समझ में आ गया? तो यहाँ पे हमने उल्ट कर दिया। ऐसा बोल सकते हैं कि जो ये वाला है इसको तो हमने फिक्स्ड रख लिया, लेकिन इसको रोटेट करवा दिया, ये ऊपर वाला नीचे, नीचे वाले ऊपर आ जाएंगे, तो इस तरह से बन जाएगी। इसको हम बोलते हैं स्टैगर्ड, ठीक है। ये जो है ये 100 हॉर्स प्रोजेक्शन है, इस तरह से हम 100 हॉर्स प्रोजेक्शन करवाते हैं, ठीक है बेटा। समझ में आया ना कि अगर तो दोनों साइड, दोनों कार्बन के दोनों साइड जो 3 हाइड्रोजन्स लगे हैं, अगर एक जैसे ही लगे हैं, उनकी अगर हम बात करें कि इंक्लिनेशन जो है या फिर उनका एंगल है या फिर उनकी डायरेक्शन है एक्सिस की प्रेजेंस या 3D की फॉर्म में, वो बिल्कुल सेम है, ठीक है, दैट इज़ एक्लिप्स्ड। लेकिन अगर उसको एक को तो हमने फिक्स रख लिया एक्लिप्स जैसे, लेकिन दूसरे को हमने रोटेट करवा दिया, ठीक है, रोटेट करवा दिया 120 डिग्री के एंगल पे, 120 डिग्री के एंगल पे अगर हम रोटेट करवा देंगे तो उनकी प्रोजेक्शन चेंज हो जाएगी। उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक है। ये 100 हॉर्स के तरीके से था। अब हम एक और तरीके से देखते हैं इसको, ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूमन प्रोजेक्शन, इसको बोलते हैं न्यूमन प्रोजेक्शन, ठीक है। इसको बेटा ध्यान से समझना। देखो इसमें हम 2 कार्बन्स ले रहे हैं ना, इथेन में 2 कार्बन्स ले रहे हैं, तो एक कार्बन को तो हम सर्कल से डिनोट करवाएंगे, ठीक है, दूसरे को हम एक पॉइंट से डिनोट करवाएंगे। समझ में आया? ठीक है। अब क्या है बेटा, 2 कार्बन्स हैं,
ठीक है, 2 कार्बन हैं, एक कार्बन के ये क्या है 3 हाइड्रोजन्स, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा, एक यहाँ पे हाइड्रोजन लगा, ठीक है। जो आगे वाली कार्बन है ये उसके 3 बॉन्ड्स हैं, जो पीछे वाली कार्बन है ना बेटा ये हम क्या है एक देख रहे हैं, ठीक है। जो पीछे वाले इसके कार्बन होगी उसको हम किस तरह से देखेंगे, उसके हम बॉन्ड्स बना लेते हैं। देखो उसके बॉन्ड ये वाली हाइड्रोजन है जस्ट इसके पीछे बना हुआ है, हम थोड़ा सा इस तरह से ले लेंगे, ये वाली हाइड्रोजन जस्ट इसके पीछे से लिखा हुआ है यहाँ पे ले लेंगे, इसकी रुको बेटा यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। इस यहाँ पे जो पिछली वाली हाइड्रोजन का इधर ये वाली साइड पे बॉन्ड बना हुआ है ना, उसको हम इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। तो ये वाली जो फॉर्म है ना दिस इज एक्लिप्स्ड, ठीक है, दिस इज एक्लिप्स्ड फॉर्म। अगर हम इसी की स्टैगर्ड फॉर्म देखें तो वो कैसे बनेगी, हमने एक सर्कल बनाया, एक हमने पॉइंट लगाया, ये दोनों कार्बन है, जो आगे वाली कार्बन है ना उसके तो हाइड्रोजन हमने इस तरह से ही रखे, उसको हमने फिक्स कर लिया जैसे हमने स्टैगर्ड में किया था। दूसरी वाली को हमने रोटेट करवा दिया था ना, तो पहले तो यहाँ पे हाइड्रोजन था, वो यहाँ वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, ठीक है। जो यहाँ पे हाइड्रोजन था ना बेटा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन था वो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो एक हाइड्रोजन तो यहाँ पे लग गया, ठीक है। दूसरे वाला हाइड्रोजन यहाँ पे चला गया, तीसरे वाला यहाँ पे चला गया। इस कन्फर्मेशन को क्या बोलते हैं बेटा, स्टैगर्ड। समझ में आया, समझ में आया। ये अब क्या हो गए बेटा, एक दूसरे के एंटी हो गए। समझ में आई न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसे बनाते हैं, ठीक है, न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसे बनाते हैं, समझ में आया। तो ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है, ये सॉरी बच्चों, ये हमारी न्यूमैन प्रोजेक्शन है, ये एक्लिप्स्ड की एंड दिस इज स्टैगर्ड की, ठीक है। यहाँ पे एंगल को रोटेट करवा दिया 120 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। एंड इनके एंगल के बीच में भी जो डिफरेंस है ना बेटा दैट इज ऑल्सो 120 डिग्री, ठीक है। अब अगर हम ये बात करें कि कौन सी कन्फर्मेशन ज़्यादा स्टेबल है, रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ द कन्फर्मेशन ऑफ इथेन। इथेन की कन्फर्मेशन में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सी होती है, स्टैगर्ड होती है, एक्लिप्स्ड होती है, कौन सी ज़्यादा स्टेबल होती है। पहले तो बेटा एक चीज़ नोट करो कि जिसकी एनर्जी कम है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। अगर किसी चीज़ की एनर्जी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी बच्चों, ज़्यादा होगी, ठीक है। एंड जिसकी एनर्जी ज़्यादा है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो अगर हम इनको बनाएं तो इनका पहले तो ग्राफ देखो क्या बना है, कैसे बना है इसका बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले देखो ग्राफ क्या बना है। जब हमने ग्राफ बनाया, ठीक है, जो स्टैगर्ड है, ठीक है, स्टैगर्ड जो हैं उनको क्या बनाया, नीचे बना दिया, ठीक है। देखो बेटा ये दोनों जो स्टैगर्ड बनाई हुई है ना, 2 बनाई हुई है, 2 क्यों बनाई है, ऐसे बताया गया है कि मतलब दोनों में से हम किसी को भी रोटेट करवा देंगे। अगर पहले वाली कार्बन को रोटेट करवाया तो मान लो ये वाली कंफर्मेशन बन गई, अगर दूसरी वाली कार्बन को रोटेट करवाया तो ये वाली कार्बन बन गई। मतलब अगर फर्स्ट कार्बन को रोटेट करवाया, सेकेंड को यहाँ पे फिक्स रखा, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट को फिक्स रख के सेकेंड को रोटेट करवाया, ठीक है। इस तरह से ये दोनों स्टैगर्ड फॉर्म बनी है, ठीक है। तो स्टैगर्ड वाले की एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी है ना, इधर वेरी कर रही है, तो अगर पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों की कम है, ठीक है, इन दोनों की जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज कम, तो इसी रीज़न की वजह से इनकी जो एनर्जीज हैं कम है ना, तो इसी रीज़न की वजह से क्या है बच्चों, हमारे पास इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। एंड एक्लिप्स्ड की जो एनर्जी है वो ज़्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। अब देखते हैं कि एनर्जी ज़्यादा या एनर्जी कम क्यों है, ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा एनर्जी ज़्यादा क्यों है, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन सेम जगह पे, मतलब एक सेम पोजीशन में है, ठीक है। मतलब ये बोल सकते हैं कि वो ज़्यादा नज़दीक है एक दूसरे के। अगर ज़्यादा नज़दीक होंगे तो CH बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उनमें क्या होंगी, रिपल्शन होगी। यहाँ पे CH बॉन्ड में क्या होंगी, रिपल्शन होगी, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी हाई हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे सारे बॉन्ड क्या हैं, एक दूसरे के एंटी हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, ट्रांसपोजिशन में हैं, तो यहाँ पे रिपल्शंस कम होंगी। अगर रिपल्शंस कम है तो एनर्जी कम है, अगर रिपल्शन ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा। समझ में आया। इसी वजह से ये क्या है, कम स्टेबल है लेकिन स्टैगर्ड ज़्यादा स्टेबल होगी, ठीक है बच्चों।
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चों, अब बेटा हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है प्रेपरेशन, कि हम हाइड्रोकार्बन्स की प्रेपरेशन कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट जो है हमारा दैट इज़ फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम क्या बनाएंगे, इथेन बनाएंगे, एल्केन्स बनाएंगे। ठीक है, अब देखो हमारे पास फर्स्ट जो प्रोसेस है उसको हम हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम या फिर प्लेटिनम मेटल। इन तीनों में से एक मेटल लेंगे। ठीक है, ये कम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं इसीलिए इनको लिया है। ठीक है, हमने क्या किया, इथेन ली, उसमें H2 ऐड करवाया। होगा क्या बच्चों, होगा ये कि यहाँ से हमारे पास एक बॉन्ड टूट जाएगा। देखो हमारे पास दो बॉन्ड है ना, यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक हो गया। ठीक है, H2 था, एक H यहाँ पे लग गया, एक H यहाँ पे लग गया, पहले दोनों पे H2 थे। अब क्या बन जाएगा, CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। चलो भाई, हमारे पास क्या हुआ, ये बन गया। ठीक है बच्चों, हमारे पास ये बन गया। अब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग जाएगी। इसको करवाएंगे, देखो यहाँ पे एक बार ही हाइड्रोजन लगी तो डबल बॉन्ड बन गया। डबल बॉन्ड वाला तो भैया अभी करके आए हैं, तो फिर एक H2 और ऐड करवा देंगे। ईजी है ना। चलो नेक्स्ट मेथड देखते हैं, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड से कैसे बनाएंगे, एल्काइल हैलाइड से बना सकते हैं फ्लोराइड को छोड़ के, बाकी सभी को इस तरीके से बनाया जा सकता है। किस तरह, हम क्या लेंगे, CH3Cl लेंगे। क्या लिया, CH3Cl लिया, इसमें H2 ऐड कर दिया। H2 को क्या लिख सकते हैं, HH लिख सकते हैं, मतलब एक हाइड्रोजन का दूसरे हाइड्रोजन से बॉन्ड बना है। HCl को निकाल दो बाहर, क्या बन जाएगा, CH3H। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, CH4 भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब इनमें से हम HCl, HI, HBr को बाहर निकाल देंगे। यहाँ पे Cl की जगह पे फ्लोरीन नहीं लग सकता, वो रिएक्शन कम रिएक्टिव होती है। ठीक है, स्लो होती है, या फिर हम ये बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या है बेटा, वुड्स रिएक्शन। एक रिएक्शन होती है वुड्स रिएक्शन, बहुत अच्छी रिएक्शन है बेटा। देखो हमारे पास मान लो क्या है, R है, यहाँ पे कोई भी हैलोजन लगा है, मान लो Br है। R क्या है बेटा, कुछ भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, CH3 है ना, C2H5, ऐसे कुछ भी हो सकता है। प्लस हमने इसमें डाल दिया 2 Na। ठीक है, प्लस और क्या डाल दिया, BRR, मतलब हम इस तरह के 2 ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से 2 NaBr को हम बाहर निकाल देंगे, R एंड R जुड़ जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन क्या बन जाएगा बेटा, तब हमारे पास R बन जाएगा। इस रिएक्शन का यूज़ किया जाता है बेटा हायर अल्केन्स बनाने के लिए। हमारे पास पहला कौन सा था, CH3Br था ना, CH3 वाला था, दोनों जुड़ गए, इथेन बन गया। मतलब मिथाइल से हमने इथेन बना दिया, मीथेन से इथेन बना दिया। तो इसका क्या मतलब, हमने हायर अल्केन बना दी, एक कार्बन वाली से 2 कार्बन वाली बना ली। अगर हम मान लो यहाँ पे क्या लेके चलते, C2H5Br प्लस 2 Na प्लस Br C2H5, तो यहाँ से हम क्या बना देते बच्चों, C2H5, मतलब हम क्या बना देते, हम बना देते 4 कार्बन्स वाली अल्केन। ठीक है, मतलब 2 से 4 बन गई। ठीक है, हम अलग भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे CH3 लिया तो यहाँ पे भी CH3 लेना है, यहाँ पे हम C2H5 भी ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि हमें यहाँ पे ड्राई ईथर डालना ही डालना है। समझ में आया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हम डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे। डीकार्बोक्सिलेशन का क्या मतलब कि CO2 को बाहर निकालना है। ठीक है, किसी भी तरह से CO2 को बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पे क्या है बेटा, हमारे पास CH3Na है, हमने NaOH डाला। ठीक है, होगा क्या, यहाँ से चलो लिख लेते हैं, CH3COONa प्लस NaOH, ये डाला हमने। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से CO2NaNaO, इसको निकाल देंगे बाहर। हमें क्या चाहिए बेटा, CH3 के साथ एक H लगाना है, CH4 चाहिए, बाकी सभी को बाहर निकाल दिया। क्या बन गया, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट को हमने बाहर निकाल दिया, हमारे पास हमारा मीथेन बन गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज कॉल-बेस इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। कॉल-बेस इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में क्या करते हैं, देखो बेटा इसमें क्या करते हैं, हमने क्या लिया, यही वाला सोडियम इथेनोएट जो हमने पहले लिया था ना, वही हमने दोबारा से लिया, CH3COONa
ठीक है। इसमें हमने क्या ऐड कर दिया बच्चों, वाटर ऐड कर दिया, ठीक है। वाटर ऐड करोगे तो होगा क्या, यहाँ पे CH इथेन बन जाएगा, बिकॉज हमने यहाँ पे 2 ले रखे हैं, तो 2 RR आपस में जुड़ जाएंगे, CO2 बाहर चला जाएगा, H2 बाहर चला जाएगा, NaOH जुड़ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास रिएक्शन है। इसका जो बेटा मैकेनिज्म है ना वो छोड़ दो, वो हमने नहीं करना, ठीक है बेटा। ये जो मैकेनिज्म है ना ये हमने नहीं करना है, जो भी मैकेनिज्म है इसका, इसको नहीं करना, बस हमने यहाँ तक ही रिएक्शन करनी है इसकी। क्लियर है बच्चों? चलो नेक्स्ट है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।